बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रहमत कलीम। और इन यूक्रेन और रूस के बीच जो 4 दिनों से जंग चल रही है, उस सूरत हाल पर एक खुसूसी पैनल के साथ गुफ्तगू के लिए डिस्कशन के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रूस और यूक्रेन की जंग आखिरकार इंसानी जानों का ज़िया ही हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, एक सुपर पावर मुल्क है और एक उस मुल्क के सामने में यूक्रेन कुछ भी हैसियत नहीं रखता, किसी हैसियत का नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अमेरिका और नेटो और दीगर यूरोपीय यूनियन ने अब तक के ज़बानी यूक्रेन को सपोर्ट किया है, जिसके नतीजे में 4 दिनों के बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि मदद या इमदाद पहुँचता हुआ या सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ये सवाल है कि आखिर ऐसे वक़्त में जब 21वीं सदी का ज़िक्र हो रहा हो, जब दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हो, 4 दिन तक जंग चलती रही हो और उनके हमसाये हों या सपोर्टर हों या हिमायती हों या साथी हों, मदद के लिए, मिलिट्री मदद के लिए आगे ना आएँ, तो फिर कहीं न कहीं सवाल उठता है उस मंशा पे, उस दावे पर, उस ज़बानी सपोर्ट के दावे पर जो अब तक के किए जा रहे थे। यूक्रेन को लेकर के जिस तरह से नेटो की कोशिशें रही है, नेटो के जो दावे रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से जिस तरह के सपोर्ट की बात की जा रही थी, बर्तानिया हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर पूरा यूरोपीय यूनियन हो, ये सब के सब जिस तरह के दावे कर रहे थे सपोर्ट के शुरू में, जब जंग नहीं शुरू हुई थी तब लग रहा था ऐसे कि अगर जंग छिड़ेगी तो शुरू से ही तीसरी आलमी जंग बन जाएगी। लेकिन तस्वीर जो देखने को मिली वो ये कि आलमी जंग के बजाय सिर्फ एक निहत्था यूक्रेन अकेले इस वक्त रूस से लड़ रहा है। 4 दिनों से अभी जो खबर मिल रही है कि 3 साढ़े 3 लाख से ज्यादा रूसी यूक्रेनी अपना शहर, अपना मुल्क, अपना वतन छोड़ करके दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। जो यूक्रेन की तरफ से तादाद बताई जा रही है हलाकतों की, वो आज अचानक से 4300 कर दी गई, जिसमें रूस के फौजियों के 4300 फौजियों की हलाकत की खबर बताई गई। साथ ही साथ रूस की जानिब से जो बताए जा रहे हैं वो भी तादाद इस तरह की नहीं है जिसे जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन हाँ, जंग जब शुरू होती है और जब 2 से 3 दिनों के बाद उसके हतमी तादाद नुकसानात की जानों के नुकसानात की हतमी तादाद का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं, जो आज़ाद घराने हैं, मकामी मीडिया है, वहाँ से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक हज़ारों की तादाद में अभी तक के यूक्रेनी फोर्सेस का नुकसान हुआ है, यूक्रेनी फोर्सेस को हलाक किया गया है। वहीं 200 से 300 ऐसी तादाद रूसी फोर्सेस की हलाकत की भी आई है। आम शहरियों की हलाकत की भी तादाद भी 500 के आसपास दिखाई जा रही है। लेकिन हम इस तादाद में नहीं जाएँगे क्योंकि ये जंग का मामला है और जब जंग होती है तो बड़ी तादाद में इंसानी जानों का नुकसान होता है। सवाल ये है कि इस वक़्त अपडेट क्या है? इस वक़्त अपडेट ये है कि 4 दिनों की जंग के बाद आखिरकार एक टेबल पर रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे या यूँ कहें वफ़्द आकर के अब से कुछ देर बाद मुज़ाकरात का आगाज़ भी होने वाला है दोनों के दरमियान 4 दिनों के बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग के बाद। जो जगह तय की गई है वो बेलारूस का बॉर्डर है। हालाँकि शुरू में जैसे ऑफ़र किया गया रूस की जानिब से, वो कहा गया कि हम बेलारूस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर गोमेल में ये मीटिंग तय करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, जिसको शुरू में ऐसी खबरें आई कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन बाद में फिर हालात ऐसी बनी कि बेलारूस के सदर के साथ यूक्रेन के सदर ने बात की और फिर बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के फरीक और दोनों मुल्क के नुमाइंदे बैठ रहे हैं और बैठ चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू भी होने वाली है। ऐसे में कुछ अपडेट्स आपके लिए सामने रख दिया हूँ और सबसे बड़ा अपडेट्स जो इस वक्त है वो ये कि कई ममालिक की जानिब से अब से थोड़ी देर पहले हमें अपडेट मिली कि कई ममालिक की जानिब से अब से थोड़ी देर पहले उन्हें हथियार के तौर पर हथियार के जरिए इमदाद पहुंची है। और उन ममालिक में जो हमारे पास लिस्ट है उसमें चेक रिपब्लिक का नाम सबसे पहले आया और साथ ही साथ नेदरलैंड का नाम है, ग्रीस का नाम है, फ्रांस का नाम है, यूरोपियन ममालिक का नाम भी सामने आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि इतनी ताखिर से इनकी मदद क्यों की गई, सवाल ये है कि आखिर इस वक्त जब बहुत जल्द को ज़रूरत थी, इसमें इतने तबादला ख़याल, मुज़ाकरात, मीटिंग, ये वो दिस दैट करने की या छोटी-छोटी पाबंदियाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे में हम जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त देख रहे हैं, यूक्रेन के बेशतर हिस्सों में, ख़ास तौर से राजधानी के आस-पास जो कीव राजधानी है, उसके आस-पास हम देख रहे हैं कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर रूसी फ़ौज की एक बड़ी तादाद चारों तरफ से घेराबंदी कर चुकी है। ये कीव की सूरत-ए-हाल है। रूस का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है यूक्रेन का माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन का ऐसा कोई खित्ता नहीं है, जहाँ पर रूस की फ़ौज इस वक़्त मौजूद नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग इस वक़्त बंकर में यूक्रेन के अंदर छुपे हुए हैं। इस बीच एक तरफ जहाँ नेटो की धमकियाँ,
पहले दिन से ही धमकियां आ रही हैं, सिवाय धमकियां के और कुछ आ भी नहीं रही हैं। वहीं मगरबी ममालिक जो यूरोपीय यूनियन है, उसकी जानिब से जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, इन तमाम धमकियों को देखते हुए अब से थोड़ी देर पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर्स को, बाजाबता तौर पर न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर रख दिया है, ये कहते हुए कि आप मुहतात रहें, इन लोगों की जानिब से जो धमकियां मिल रही है वो किसी भी नहीये से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ इस वक्त एयर स्पेस को बंद करने का भी एक मामला है। कई ममालिक ने, यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक ने बंद ही कर दिया है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बीच इस जंग का अंजाम क्या होगा? बातचीत शुरू जरूर हुई है, लेकिन क्या ये बातचीत एक स्ट्रेटेजी तो नहीं है बातचीत उलझा करके कीव को कब्जा करना, क्योंकि सिर्फ कीव पर यानी यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने का मतलब है कि यूक्रेन के हाथ से निकलकर रूस के हाथ में चला गया। इस मसले पर यानी रूस और यूक्रेन की जंग पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर मुश्ताक अहमद हैं और साथ साथ डॉक्टर हामिद रसूलवानी हैं, जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है रशियन एंड सेंट्रल एशियन सेंटर में, जेएनयू से बिलोंग करते हैं, जेएनयू में हैं इन दिनों, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी काफी पकड़ भी है रशिया को लेकर के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम हामिद रसूल के पास आए, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, आपसे ही सवाल है कि जो सूरत हाल है, इस जंग का अंजाम और इस जंग के आगाज के बाद से जिस तरह की उम्मीदें यूक्रेन की इमदाद को लेकर लगाई जा रही थी, क्या लगता है कि ये दुनिया सिर्फ जबानी खोखलेबाजी कर रही है, दावे करती रही है, जब जरूरत पड़ती है तो उस वक्त कोई नहीं आता? देखिए रहमत, अभी तक की जो सूरत हाल है उससे कहीं न कहीं आपकी ये बात से मैं एग्री करूँगा कि सिर्फ़ ज़बानी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो रूस के साथ जो दुश्मनी मोल ली यूक्रेन ने, वो कहीं न कहीं नेटो के सहारे और अमेरिका के सहारे पे उसने ली। उसको कहीं न कहीं लगा कि नेटो मेरी मदद करेगा या अमेरिका मेरी मदद करेगा, तो इसलिए रूस जैसी इतनी बड़ी पावर के साथ उसने दुश्मनी मोल ली। लेकिन जब से रूस ने स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचा हो या जैसे भी सोच के जब से हमला किया है, तो उसके बाद से जी, जो है सिर्फ पाबंदियाँ या सैंक्शन लगाने के अलावा कुछ ठोस हिकमत अमली नहीं की गई है। जैसे कि अमेरिका ने अभी जी, कल कहा वहाँ के जो प्रेज़िडेंट को, यूक्रेन के प्रेज़िडेंट को कि आपके लिए हम जहाज़ भेजते हैं, आप अमेरिका आ जाइए। तो उसने भी यही जवाब जी, दिया कि आप अपने लिए हथियार भेजें, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं मैं जी, आपकी इस बात से एग्री करूँगा कि ज़बानी दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि हाँ जी, हम ऐसे करेंगे, और सैंक्शन की जहाँ तक बात है, कोई छोटी-सी हुँ, कंट्री हो जैसे पाकिस्तान है या जैसे ईरान पर जो सैंक्शन लगाते हैं, तो वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन इतनी जी, बड़ी कंट्री, उस पे सैंक्शन लगाने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी आपने नेटो सॉरी यूएनओ में आपने देखा कि जिस तरह से रशिया खुद एक जो है वीटो पावर रखता है, उसने वीटो कर दिया है, जी, चाइना ने उसका साथ नहीं दिया, इंडिया ने इवन जो है उसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया। तो कहीं न कहीं जी, रूस बहुत बड़ी पावर है, और ख़ासकर अगर देखा जाए जाए कि यूएसएसआर की ही लेगेसी लेके चल रही है। तो जी। ऐसी सूरत-हाल में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, और मुझे लगता है कि जो है एक और कंट्री का ख़ात्मा यहाँ पर, जैसे क्रीमिया उसने अपने अंडर किया था, तो रूस के अंडर जा सकता है। ये मेरे ख़्याल से सूरत-हाल है। हामिद साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपकी नज़र में इस जंग का अंजाम क्या है? क्या रूस अब तक के जिस खतरे से या जिस खदशे से दो-चार था यूक्रेन को लेकर के, कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया कर दिया जाएगा तो फिर कहीं न कहीं रूस पर यूरोपीय यूनियन हो या फिर नेटो के ज़रिए हो, नकेल कसने में आसानी होगी। क्या आपको लगता है कि क़ब्ल अज़ वक़्त रूस ने सही फैसला लिया और इस जंग का अंजाम क्या होगा? पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एक इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की और हम लोग को मौका जी, दिया कि हम अपने इज़हार-ए-ख़याल दे सकें आप लोगों के सामने। तो जंग तो जी, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता जंग को कि जंग होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात की हुँ, जाए डॉक्टर मुश्ताक साहब ने जो कहा, वहीं से मैं शुरू करूँगा कि यूएसएसआर की जो लेगेसी है, वही रशिया अपने साथ जी, लेके चल रहा है। जी, 2021 में ही व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने कहा था कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, वो एक अनफॉर्चुनेट सीन था, जिसकी वजह से जो रशियन हुँ, हुँ, डायस्पोरा है, वो डिफरेंट कंट्रीज में डाइवर्ट हो गया। डिफरेंट कंट्रीज में जी, एक दूसरे के अलग कल्चरली
एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग-अलग हो गया। तो कहीं न कहीं वो इस लेगेसी को फिर से दोबारा रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हम जितने भी कंट्रीज़ हैं जो 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ उनका, और उनको दोबारा जी से एक बैनर के तले फिर लाके इंटीग्रेशन का, एक बिगर इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू करें। अगर देखा जाए यूक्रेन में, तो यूक्रेन का क्राइसिस क्या है? यूक्रेन का क्राइसिस जो है 53% लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ हैं एक एनालिसिस के तौर पे, और जी फिर जो 47% लोग हैं वो प्रो रशियन हैं। और अगर देखा जी जाए कि ईस्टर्न रीजन जो है यूक्रेन का, वो सारा का सारा सपोर्ट करता है रशियन फोर्सेस को, वेयर एज द वेस्टर्न जो जी रीजन है यूक्रेन का वो सपोर्ट करता है जी कि हमें एक सॉवरन, एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है। दैट इज 53%, दैट इज मोर देन 50%। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का ओपिनियन है उसके बेसिस पे ही जैसे कहते हैं ना कि अपने ही घर का बेटी ही लंका ढाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा ऐसा सपोर्ट है, मिल रहा है रशिया को, जिसकी वजह से रशिया इतना इंडिपेंडेंट और इतना कॉन्फिडेंट होके यूक्रेन पे अटैक करने आ गया। उसकी वजह एक ये भी है कि जो एरियाज जो हैं ईस्टर्न रीजन। जी डॉक्टर मुश्ताक आपकी तरफ आएंगे। तकनीकी खामी की वजह से हामिद रसूल साहब का इंटरनेट शायद कमज़ोर है या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो कनेक्शन टूटा है, फिर से जुड़ेंगे। लेकिन मुश्ताक साहब, ये जानना अहम हो जाता है कि क्या रूस एक जो सुपर पावर ममालिक की फहरिस्त में टॉप पर जो अमेरिका को हम रखते रहे हैं, उसके पीछे ही हम रूस और चीन को रखते रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या रूस ने पहले से तैयारी नहीं की होगी कि यूक्रेन के खिलाफ हम जंग जब शुरू करेंगे तो हमारे खिलाफ नेटो हो, यूरोपियन ममालिक हो, या हमारे जो मुखालिफिन है ममालिक की फहरिस्त में, वो कहीं ना कहीं हम पर किस तरह से हमले करेंगे, किस तरह से हमें पाबंदियां लगाएंगे, किस तरह से हमें निशाना बनाएंगे। क्या वो पूरा रोड मैप तैयार नहीं हुआ? क्योंकि हमें याद है कि जिस तरह से रूस के सदर ने पहले दिन बयान दिया था, हमले का ऑर्डर जब दिया था, तब कहा था कि हम नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं, हमने सारी तैयारी कर ली है। उसके बाद से इस तरह की पाबंदियों के जरिए, चाहे वो अमेरिका हो, नेटो हो, यूरोपीय यूनियन हो, या फिर अब पिछले 24-48 घंटों से एयर स्पेस को बंद करने का जो खेल खेला जा रहा है, क्या नहीं लगता कि ये सब जो पाबंदियां हैं रूस पर कोई असर नहीं करने वाली, ये सिर्फ दिखाने वाली पाबंदियां हैं? देखिए, वक्ती तौर पर मुझे लगता है कि रूस पर कुछ ना कुछ इसका असर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक पावर जी जिस तरह से है, तो इकोनॉमिक पावर कहीं न कहीं सेपरेट नहीं देखा जा सकता, उसको पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, जैसे एयर स्पेस पे कब्ज़ा है। या जी वक्ती तौर पर इकोनॉमिकली रूस को मेरे ख़्याल से नुकसान हो सकता है, लेकिन रूस जी एक इतनी बड़ी पावर है कि लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है कि उससे नुकसान होगा। देखिए, जैसे आज तक होता आया है, अभी रूस ने उस पर रूस कब्ज़ा कर लेगा, उसके बाद सारे दुनिया के ममालिक उसको एक हकीकत मान लेंगे कि हाँ ठीक है, जो होना था हो गया। तो जी धीरे-धीरे रूस के साथ सबके रिलेशन नॉर्मल हो जाएँगे, और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बेसिकली यहाँ पर जो जंग है वो स्ट्रेटेजिकली रूस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि नेटो का और पर ख़ासकर अमेरिका का रूस के इतने करीब में आना, और इतने करीब में जी आने के बाद फिर रूस की जो एक पावर है उसको वो चैलेंज कर रहा था, और कहीं न कहीं अमेरिका का हम्म मकसद भी वहाँ पर आके यही था, यही साबित करना था कि हाँ, हम आपके पड़ोस में आ सकते हैं, जैसे चीन के साथ हो रहा है। और अमेरिका कहीं न कहीं जो अमेरिका की जो सुपर पावर है, जी जैसे आपने पहले, सुपर पावर कहीं न कहीं अभी मुतसलसल होती नज़र आ रही है, कहीं न कहीं सुपर पावर को खतरा नज़र आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं न कहीं अमेरिका और फिर नेटो के थ्रू वो चाहता है कि जो भी ताकतें हैं, वो उभर कर सामने ना आ जाएँ। तो इसलिए वो इस जी तरह के काम कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में जिस तरह से उसने मशक़ें करने की कोशिश की, या इंडिया के साथ जिस तरह से कर रहा है वो हम्म चीन को कंटेन करने के लिए, या फिर वहाँ पर जिस तरह से किया जा रहा था, ये किया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से अमेरिका की जो एक छवि थी, अमेरिका की जो इमेज थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका वापस गया है, या उसके बाद फिर अरब वर्ल्ड को जिस तरह से अमेरिका ने छोड़ा है, तो उसके बाद कहीं न कहीं दुनिया को अब ये लगने लगा है कि अमेरिका काबिल-ए-एतमाद नहीं रहा है, वो अमेरिका पर जी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो हम्म लेकिन इस चीज़ को ये साबित करता है कि जिस तरह से यूक्रेन के जो मौजूदा प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने जिस तरह से भरोसा किया अमेरिका पर, जो नेटो पर भरोसा किया और इतना बड़ा चैलेंज लिया रूस के साथ जाने का, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से अमेरिका की जो एक सुपर पावर की इमेज है, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, और हम्म कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये अमेरिका की सुपर पावर का ज़वाल, या आप कह सकते हैं कि ये शुरू हो चुका है।
हामिद रसूल साहब, आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आखिर न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पे क्यों रखा गया? लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स को एक अपडेट दें कि रूसी हमले में इस वक्त जो हमें अपडेट मिला उसके मुताबिक वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन जो यूक्रेन ने बनाया था, जिसको एंटोनो 225 मारिया का नाम दिया गया है, इसे रूस ने मार करके तबाह कर दिया है यूक्रेन के अंदर। तो ये एक और बड़ा नुकसान होता हुआ यूक्रेन का दिखाई दे रहा है, और एक और बड़ी कामयाबी मिल रही है रूस को। हामिद साहब, आपकी तरफ आना चाह रहा था, ये न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रखने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी यूरोपियन यूनियन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से, उसका जवाब है? बिल्कुल, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रशिया के लिए ये साइकोलॉजिकल, दिस वॉर इज़ मोर गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल वॉर फॉर रशिया। रशिया इसके थ्रू अपने आप को फिर से रीस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि देखिए, डरा के रखना चाहता है अपने सारे छोटे ममालिक को कि अगर आप हमारे साथ अच्छी इक्वेशन में नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी किसी भी तरीके से आपसे बदला लेना जानते हैं। तो इसी वजह से ये अगर देखा जाए यूक्रेन पे अटैक कैसे होता है, उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो कहीं न कहीं बिल्डअप किया गया है। रशिया ने अपने आप को रीस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं एक पावर हूँ, जो कि अमेरिका को भी चैलेंज कर सकता हूँ। एंड उसमें स्ट्रेटेजी क्या खेली गई है कि चाइना को साथ लिया गया है, क्योंकि चाइना और रशिया को हमेशा एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा अगर उसे अमेरिका को न्यूट्रलाइज करना होगा। अगर अमेरिका को, कहते हैं ना कि रशिया और चाइना, दे आर कमिंग टुगेदर विद ईच अदर सो दैट दे कैन कीप द अमेरिका अवे फ्रॉम देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसलिए एक दूसरे की उन्हें जरूरत पड़ेगी। और बाकी सारे जो छोटे देश हैं, जैसे अभी अगर देखा जाए बाल्टिक स्टेट्स, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, इन्होंने अभी 2004 में ये बनी है यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स। तो ये सारी की सारी स्टेट्स जो रशिया से अलग, यूएसएसआर से अलग हुई, वो यूरोपियन यूनियन को प्रेफर करती हैं ज्वाइन करना एज कम्पेयर टू, ताकि वो रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाए। लेकिन इन सबको काउंटर करने के लिए रशिया ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की, जैसे सीएसटीओ एक एग्जांपल है उसका। और रशिया टाइम टू टाइम अपने वक्तन फवक्तन किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टैक्टिक्स चलता रहा, ताकि वो इन सारी कंट्रीज पे अपना एक दबदबा बना के रखे, डरा के रखे। और अगर अभी जिसकी बात की जाए की जा रही है कि न्यूक्लियर पावर को अलर्ट पे रखा गया है, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर पावर यूज करना इतना ही आसान होगा रशिया के लिए, और वो भी आज के इस टाइम पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है रशिया की तरफ से, ताकि वो इन ममालिक को डरा के रखे कि अगर आप कभी भी मेरे खिलाफ जाएंगे तो मैं किसी भी हद तक आप लोगों पे किसी भी तरीके का कोई भी अटैक करने से गुरेज नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही माना या मतलब निकाला जा रहा है। माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अगर अलर्ट पर रखा गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसका ये मतलब है कि इसके ज़रिए हथियारों को लॉन्च करने में आसानी होगी रूस को। इस बीच डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जो मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है, क्या उससे लगता है कि कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा? लेकिन उससे पहले अपडेट दे दें, जिस सवाल का जवाब हामिद रसूल साहब दे रहे थे कि जो धमकी दी गई है या जो अलर्ट पे रखा गया है न्यूक्लियर फोर्सेस को, उस धमकी या उस ऑर्डर को सीधे तौर पर नेटो की जानिब से कंडेम किया गया है और कहा गया है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अमेरिका ने भी इसको कहा है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना फैसला जरूर है, साथ ही साथ ये एक धमकी देने का एक नया तरीका है और इसको किसी भी नईये से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोनों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कंडेमनेबल बयान आ गया है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, मुज़ाकरात का आगाज होने ही वाला है, अब से कुछ देर में टेबल सज चुका है, लोग बैठ चुके हैं दोनों तरफ से। यूक्रेन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर खुद हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं। क्या लगता है कि इस बातचीत से कोई उम्मीद नजर आती है आपको, या फिर इसके पीछे कोई टैक्टिक्स है कि इधर बातों में उलझा करके एक दिन या 24 से 48 घंटे और लेकर के कीव तक के अपने कब्जा कर ले कीव तक? देखिए, मेरे ख्याल से रूस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कीव पर कब्जा करे या यूक्रेन पर कब्जा करे। बेसिकली उसको स्ट्रेटेजिकली अपने आप को सेव करना है, और स्ट्रेटेजिकली सेव करने के लिए जैसे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब उसकी अपनी, रूस की अपनी कंडीशंस होंगी और फिर वेस्टर्न कंट्रीज की भी अपनी कंडीशंस होंगी। लेकिन रूस की सबसे बड़ी कंडीशन तो मेरे ख्याल से यही होगी कि नेटो के साथ जो इत्तेहाद है यूक्रेन का, वो खत्म हो जाए, ताकि नेटो और अमेरिका की जो यहाँ तक पावर जो उसके
जो है पड़ोस तक पहुंच रही है उसको खत्म करें। जी। तो उस पर अगर कुछ बात हो तो कुछ बात बन सकती है। अगर उसको अमेरिका मानने को वैसे कि मुझे नहीं लगता कि तैयार होगा कि वो नेटो से बेदखली उसको करे या नेटो की वहां तक पहुंच ना हो। अगर ऐसा जी। होता है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि सीज फायर नहीं हुआ है। अगर सीज फायर होके मुज़ाकरात होते तब कुछ उम्मीद लगाई जा सकती थी कि उधर सीज फायर है, तब तक मुज़ाकरात अगर होंगे, जो भी नतीजा होगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक जस्ट एक प्रैक्टिस है कि बस ये जैसे आपने कहा कि बातों में उलझाने वाली बात है, जी, ये हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये अमेरिका के लिए भी या दूसरी जो उसके इत्तेहादी हैं, जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ये एक शर्मनाक टाइप की बात है कि अमेरिका वो मतलब वो सीज़ फायर नहीं करवा पाए और मजबूर हो गए हैं उससे बातचीत करने के लिए। और रूस हालाँकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बातचीत को नहीं है, वो उसकी अपनी कंडीशंस होंगी और ज़ाहिर बात है अमेरिका या दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर उसकी कंडीशंस नहीं मानेंगे तो वो उस पर कब्ज़ा उसका मेरे ख्याल से इनेविटेबल है और उसके पे कब्ज़ा हो सकता है। हामिद रसूल साहब, जिस तरह से अभी मुश्ताक भाई बता रहे थे कि रूस के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कब्ज़ा मकसद नहीं है और इस बातचीत का मकसद ये नहीं है कि बातचीत ही करके सीज़फायर कराया जाए। मेरा सवाल ये है कि नेटो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी क्या इस जंग के साथ ही ख़त्म और ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ हिंदुस्तान के पस मंज़र में, हिंदुस्तान जो रोल प्ले कर रहा है इस वक़्त, हिंदुस्तान का सफ़ारती चैनल जिस तरह से काम कर रहा है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? यूएनएससी में जिस तरह से हिंदुस्तान की जानिब से वोटिंग नहीं की गई और हिंदुस्तान ने अब तक के जो रोल प्ले किया है, हमने देखा कि वहाँ यूक्रेन के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद रूसी सदर से बात की। किस तरह का आपको लगता है, किस तरह का होना चाहिए था स्टैंड हिंदुस्तान का और जो स्टैंड अभी है फिलहाल उससे आप मुत्तफ़िक हैं? इंडिया का अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में भी जो पंचशील देखा जाए या एक नॉन अलाइनमेंट का जो एक एलिमेंट जो रहा है, तो उस केस हुँ, में हुँ। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो देखा जाए तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देयर शुड बी नो वॉर, देयर शुड बी नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। हुँ, बट हुँ। अगर अगर देखा जाए तो मोर देन 50% ऑफ न्यूक्लियर सॉरी नॉट न्यूक्लियर वेपन्स, ऑल द वेपन्स दे आर कमिंग फ्रॉम रशिया। वो रशिया से जी, आते हैं। तो रशिया एक ऐसा ऑल वेदर अलाई है इंडिया का, जिसे इंडिया नहीं गंवा सकता, बिकॉज़ अगर कोई ऐसा अलाई है इंडिया का, कोई कंट्री है जिस पे इंडिया एतमाद कर सकता है, जिसे कि बिना किसी शक-शुबे के, तो वो रशिया ही है। तो रशिया इज़ जी, गोइंग टू बी ऑल वेदर फॉर इंडिया। सो इंडिया के लिए ऐसा स्टैंड लेना कि जिसमें रशिया को बिल्कुल नकार दिया जाए और यूक्रेन को साथ में ले लिया जाए, तो ये भी एक डिफिकल्ट पोजीशन थी इंडिया के लिए। तो इंडिया ने जिस तरीके से एक न्यूट्रल, एक बीच का रास्ता इख्तियार किया है, मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली दिस इज गोइंग टू बी गुड 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 फॉर इंडिया कि हाँ, जिस तरीके से उसने एक डिसीजन लिया है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपकी नज़र में इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है? 4 दिनों के बाद भी हम देख रहे हैं सूरत-ए-हाल यूँ के त्यों है, वहाँ के शहरियों को हथियार दे दिए गए हैं। अब जाकर के यूक्रेन के पास हथियार पहुँच रहे हैं दूसरे मुल्कों के, ख़ास तौर से हमने देखा कि चेक रिपब्लिक की तरफ से, नीदरलैंड की तरफ से और ग्रीस की तरफ से भी हथियार पहुँचाए गए हैं। फ्रांस का भी नाम आ रहा है सामने। हथियार पहुँचाए जा रहे हैं, लोग बंकर में मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है, 3.5 लाख से आस-पास शहरी जो आसपास के मुल्कों में जाकर के पनाह ले चुके हैं। आपकी नज़र में अगर देखें तो क्या ये बातचीत के ज़रिए मसले का हल हो जाएगा या फिर यूँ समझे कि यूक्रेन पर सीधे तौर पर अब रूसी नकेल कस के ही दम लेगा रूस? देखिए मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि बातचीत से कोई हल होने वाला नहीं है। और जैसे जहाँ तक आपने हथियार की और शहरियों के लड़ने की बात की, देखिए वॉर में शहरी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं और फिर क्योंकि जो ट्रेंड फोर्सेज़ होती हैं, ट्रेंड फोर्सेज़ ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और हुँ, देखिए और फिर इतना बड़ा दुश्मन है अभी रूस उसके सामने कि उसके सामने शहरियों की या उनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होगी। और मुझे ये लगता है कि हुँ, रूस अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगा। ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं। और फिर मान लेते हैं कि अगर
रूस कामयाब हो भी गया तो ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट उसको अपने साथ ना मिलाए या फिर उसमें अपना इत्तेहादी हुकूमत कायम कर दे, या ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हाँ जिस हुकूमत से या जिन लोगों से मुझे खतरा था, जिस तरह से उसने कहा भी है कि एक्सट्रीमिस्ट का वहां पर कब्जा है या इस टाइप के लोगों का कब्जा है कि जो लोगों के लिए खतरा है, या इस टाइप का जैसे कहा है, तो हो सकता है कि अपनी पसंद का कोई लीडर, जिस तरह से अमेरिका करता आया है जो अरब वर्ल्ड में या अफगानिस्तान में या इराक में, जिस तरह से अमेरिका ने किया कि अपनी पसंद का किसी लीडर को वहां पर हुकूमत दे दे और उसके बाद इनडायरेक्टली अमेरिका की हुकूमत चले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका की राह पर रूस भी जा रहा है। हो सकता है कि वहां पर किसी अपने पसंद के लीडर को वहां पर प्रेसिडेंट बना दे, फिर वहां पर नाम के लिए इलेक्शन भी करवा दे और उसके बाद जो है एज ए एक्सटेंशन उसकी इनडायरेक्टली रूस की ही हुकूमत चलेगी, लेकिन डायरेक्ट जो है डायरेक्टली वो कह सकता है कि हाँ वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट हुकूमत है या इलेक्टेड हुकूमत है। लेकिन जो खतरा कहीं ना कहीं रूस को लग रहा था नेटो से या अमेरिका से, उससे रूस जो है निजात पालेगा। जो खतरा हम रूस को पहले चेचेनिया से लग रहा था, कुछ ऐसी ही तस्वीर बाज़ाब्ता तौर पर इस बार यूक्रेन में देखने को मिल रही है। चेचेनिया के साथ भी यही हुआ और चेचेनिया जब नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ भी रूस ने यही किया था। हामिद रसूल साहब, क्या लगता है कि अब जो तस्वीर बनती हुई, फाइनल तस्वीर बनती हुई जा रही है यूक्रेन की, वो ये कि यूक्रेन का, या यूं कहे कि अमेरिका की नकेल जो रही है, नेटो की नकेल, यूरोपीय यूनियन के इशारे पर नाचने वाली जो हुकूमत थी या काम करने वाली जो हुकूमत थी, अब वो हुकूमत ना होकर के रूस के इशारे पर काम करने वाली और नेटो के खिलाफ या रूस के मफाद में काम करने वाली सरकार या हुकूमत बन सकती है। जमीन पर कब्जा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम कुछ किसी भी सूरत में अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी भी मुल्क को कब्जा नहीं करने देंगे। क्या जमीन के कब्जे का खेल नहीं है, बल्कि वो कुर्सी और कुर्सी पर बैठने वाले की नकेल का खेल है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सबसे पहले शुरुआत में कहा था कि दिस वॉर इज़ गोइंग टू बी साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। तो जी। रशिया के लिए सिर्फ यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकली एक विक्ट्री हासिल करना है। वो अपने एलाइज को ये बताना चाहता है कि देखिए मैं पावरफुल था और अभी भी मैं पावरफुल हूँ, इसलिए मुझे फॉर ग्रांटेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये, और दूसरी ये बात कि इतना ये कहना कि वहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट आएगी, किस तरह के हालात बनेंगे और किस तरह का सेटअप होगा, डेमोक्रेटिक होगा या डेमोक्रेटिक नहीं होगा या प्रॉक्सी डेमोक्रेटिक होगा, ये अभी कहना मतलब बहुत जल्दी होगा। लेकिन कहीं न कहीं यूक्रेन इज़ गोइंग टू बी अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द कमिंग डेज़, जिसके बेसिस पे दोनों अमेरिका और अमेरिकन जो ग्रुप है और रशियन अलाइज़ जो हैं, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की दोबारा कोशिश करेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा ये अफ़गानिस्तान की तरह फिर से एक केस बन जाएगा, जिसमें दोनों तरह की पावर्स क्या होंगी, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करेंगी, एस्टेब्लिश करेंगी अपने आप को और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल प्रूव करने की कोशिश करेंगी। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपने यूक्रेन और माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन कह रहे हैं, आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग पिछले दिनों देखी होगी, नागोर्नो-काराबाख पे। तो उन दोनों ममालिक के बीच जो तस्वीर हमने देखी थी, दोनों ममालिक छोटे-छोटे ममालिक मुल्क हैं और तुर्की एक तरह से सपोर्ट कर रहा था, एक तरह से तो ये कहीं न कहीं 2 सुपर पावर का टकराव नहीं था। अब जो जंग है यूक्रेन वर्सेस रूस, लेकिन बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन वर्सेस अमेरिका है, या यूँ कहें कि यूक्रेन वर्सेस एक दुनिया का बड़ा सेक्शन है, बड़े ममालिक हैं एक तरफ, और एक तरफ रूस है, उसके साथ बेलारूस है, और यूँ कहें कि चीन भी कहीं न कहीं साथ में है। तो ये 2 फरीक में या 2 हिस्से में दुनिया बटी हुई है, 2 सुपर पावर का टकराव आप इसको देख रहे हैं? जिसकी वजह से वक़्त लग रहा है इस जंग को खत्म होने में? हाँ, कहीं न कहीं जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये बेसिकली 2 सुपर पावर की ही जंग है और बीच में इसके यूक्रेन आ गया है। इसमें किसी कोई और कंट्री भी आ सकती थी, लेकिन यूक्रेन को ही आना था, क्योंकि नेटो के साथ जिस तरह से यूक्रेन के ताल्लुकात बढ़ रहे थे, या नेटो जिस तरह से उसको शामिल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा देखो, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ भी नहीं था और अब कहीं न कहीं नेटो के साथ मिलने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं स्ट्रेटेजिकली दोनों पावर्स के लिए, या रशिया के लिए भी और अमेरिका या उसके जो इत्यादि हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जंग है स्ट्रेटेजिकली। और ये स्ट्रेटेजिकली ही इसको देखना होगा कि आगे क्या रुख लेता है। जैसा कि हामिद साहब ने बताया कि ये आने वाले वक्त में भी इवन अगर अभी हुकूमत खत्म भी हो जाए, जो पोरोशेंको की हुकूमत है
यूक्रेन में, या फिर अगर रूस कब्जा भी कर ले तो तब भी ये इतना इजी नहीं है। जिस तरह से अफगानिस्तान में जैसे देखा गया था कि अब कब्जा कर लिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन 20 साल बाद नतीजा कुछ अलग निकला। तो हो सकता है कि उसके बाद फिर सिविल वॉर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जाहिर बात है हर तरफ से लोग हर तरह से लोगों को हथियार भी प्रोवाइड होंगे, कुछ प्रो रशिया होंगे, कुछ प्रो यूएस होंगे, कुछ जो है अलग अलग सबके व्यूज होंगे। कहीं ना कहीं सिविल वॉर भी हो सकता है। ज्यादा मेन नुकसान तो लोगों का होगा, लोग बहुत ज्यादा मारे जाएंगे, लेकिन हाँ दोनों में से फिर एक पावर जो भी कामयाब होगी तो फिर उससे वही अपनी कामयाबी मानेगी। हामिद रसूल साहब, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि वक्त कम है इसलिए आखिरी सवाल ये है कि ये जो पाबंदियों का जाल बुना गया है रूस के खिलाफ, जब ये जंग खत्म हो जाएगी, बातचीत के दौर का आगाज हो जाएगा, ऐसे इस उम्मीद के साथ कि शायद अब बातचीत के ही दरवाजे खुले रहेंगे, जंग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद रूस को जिस तरह से इन पाबंदियों के सहारे पाबंदियों में जकड़ा गया है, उन पाबंदियों का क्या होगा? क्या इम्कानात है कि बहुत जल्द फिर दुनिया वही पुरानी रविश पर आ जाएगी, पाबंदियां फिर से हट जाएगी? क्योंकि ऐसा इतना पावरफुल रूस है जिस पर पाबंदियां लगाना सिर्फ रूस के हक में नुकसानदेह नहीं है, बल्कि जो पाबंदियां लगा रहे हैं वो उन मुल्कों के हक में भी नुकसानदेह है। तो क्या लगता है ये पाबंदियों के जाल बहुत जल्द टूट जाएंगे जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ से मैं आपसे इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि पाबंदियाँ लगाने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि इसका नुकसान रशिया को होगा, बल्कि उन उन दूसरे ममालिक को भी होगा जो एक्सपोर्ट करते हैं रशिया में। तो जी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो सारा का सारा डॉलर में होता है, तो पाबंदी लगाने का मतलब है कि उसका कहीं न कहीं उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है घट के हो सकता है कि ज़ीरो भी हो जाए, क्योंकि जब उसके पास डॉलर नहीं रहेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करेगा? तो इसका जी फ़र्क सिर्फ़ रशिया को नहीं पड़ने वाला, और कहीं न कहीं जो ये कहा ये जिस चीज़ को हम बहुत लाइटली ले रहे हैं कि हाँ जी, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने से रशिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि रशिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी सुपर पावर है, तो ऐसा इस चीज़ को इतना लाइटली हम नहीं ले सकते। कहीं न कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि इस यूक्रेन के इंसिडेंट को एक प्रीटेक्स्ट बना के एक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि रशिया दोबारा से अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर रहा था एज़ अ सुपर पावर, एज़ एन इकोनॉमिक पावर एज़ वेल। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाई हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। With every dollar, lot of business scams, a lot of trade scam. So if you don't have dollars, you're not going to do the trade, and you're not going to expand your economy. So इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी मुश्किलात रशिया के लिए डेफिनेटली आने वाली हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपके पास आखिरी सवाल लेंगे, वक्त कम है हमारे पास, और आखिरी सवाल ये है जिस पे मुझे हंसी भी आ रही है जिस हवाले से बात करके, वो है अमन की बात करना। यही दुनिया है, यही लोग हैं, यही ममालिक हैं, यही रहनुमा है जो कल तक के हर स्टेज से अमन की बात कह रहे थे। ये भी कह रहे थे कि जो भी कन्फ्लिक्ट हो, जो भी तनाज़ात हो, जो भी मसले मसाइल हो, सबको बैठ करके बातचीत के जरिए ही अमन के साथ मसले का हल निकाला जाए। क्या अब ये मान लिया जाए कि ये अमन की बात करना सिर्फ और सिर्फ जुमले का इस्तेमाल करना खोखलेबाजी है? सच्चाई ये है कि जब अपने मफाद पर आए तो फिर अमन की बात का कोई मतलब नहीं रह जाता? देखिए, आप की बात से मैं कहीं न कहीं एग्री करूँगा कि क्योंकि जहाँ तक अमन की बात करने की बात है, तो हर कंट्री चाहती है कि हाँ, अमन से हल हो, और फिर खासकर कंट्री के जो लोग होते हैं, क्योंकि जंग से आज तक फ़ायदा नहीं होता है, हमेशा लोगों का नुकसान ही होता है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पर्टिकुलर कंट्री का कुछ फ़ायदा हो, लेकिन इंसानियत का उससे घाटा ही होता है हमेशा। तो अमन की भी बात वही यहाँ पर आ जाती है कि कहीं न कहीं जो जंग होती है, तो वो भी अमन के ही उसमें छुप के जंग की जाती है कि जी हमें मजबूर हो गए थे, हमारे अमन को खतरा हो गया था, तो अमन को खतरे को दूर करने के लिए कहीं न कहीं जंग की जाती है। तो उसी तरह की जंग ये भी है। तो आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करूँगा कि अमन सिर्फ़ कहने की बात है। हर इंसान अपने हर जो है कंट्री वो अपना इंटरेस्ट देखती है, और उस इंटरेस्ट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब आपका, हामिद रसूल साहब आपका। लेकिन इसको ख़त्म करने से, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक अपडेट दे दें कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से प्लान किया जा रहा है कि एयर स्पेस बंद किया जाए रूस के खिलाफ, और इसके अलावा कई और ममालिक की जानिब से एयर स्पेस, ये सब हवाबाजी है और हवाई जुमले हैं, हवा से इससे कुछ होने को नहीं है। ये है कि ज़रूरत थी कि वक्त पर फौरी तौर पर यूक्रेन की मदद की जाती, हथियार से मदद की जाती, लेकिन दुनिया ने और खास तौर से नेटो और अमेरिका ने जिस अंदाज में धोखा देकर निहत्था छोड़ा है, इसके नतीजे में आज यूक्रेन के कोने कोने में रूसी फौज मौजूद है और आज भी यूक्रेनी निहत्थे लड़ रहे हैं।
दुनिया की सच्चाई है और बड़े ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहलाते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे की मदद के यकीन दहानी कराने के बावजूद भी मदद को आगे नहीं आते, किस तरह से हम एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क पर भरोसा करता हुआ नजर आता है और आखिर में धोखा खाता हुआ नजर आता है। ये भी अब दुनिया को समझ में आ गई, बात आ जाएगी कि किसी भी बड़े मुल्क पर बहुत आसानी के साथ या किसी भी मुल्क पर बहुत आसानी के साथ यकीन करना, भरोसे करना या उन पर मुनहसिर रहना किसी भी नईये से अपने मफाद में नहीं होगा। इसलिए हर मुल्क को आत्मनिर्भर होना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम का।